हेलो है। हेलो एवरीवन। नॉलेज हब फैमिली की तरफ से आप सबको एक नया इनिशिएटिव जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम सी जी पी एस सी 2023 को कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद उसका थीम पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है वो आपको पता होना चाहिए और उसका थीम पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 2023 है उसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है और रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। चलो ठीक है। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक ही सीमित था। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। अगर हम लोग बेसिक रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी को भी इम्प्रिजनमेंट कर लिया जाता था विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के ही उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ऑप्शन 2 सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का अंकुश हुआ है। पहला देखते हैं, ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष शामिल साबित हुआ। तो देखते हैं बड़ा कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या पता है? एक आपको पता है वो क्या है कि ये जो एक्ट है किस लिए आता है? ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास के कारण ये एक्ट को संशोधित किया जाता है। एक इंफॉर्मेशन आपको पता है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या आपको पता रहना चाहिए कि ये गांधीयन एरा जब स्टार्ट होता है वहां का एक मूवमेंट है। किसका? गांधी जी का, जो सत्याग्रह। और हमको क्या पता है? गांधी जी ने हमारे जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है ना, स्वतंत्रता आंदोलन को मास मूवमेंट बनाया था मास मूवमेंट बनाया था, मतलब जन क्रांति के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि गांधी जी 1915 में आ जाते हैं और उनका जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1947 तक 48 तक एक्टिव रहते हैं। तो गांधीयन एरा का है, मतलब जन क्रांति हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष हो। ठीक है। लेकिन शहरों तक सीमित है, उन्होंने आगे भी बताया हुआ है। तो यहाँ तक, तो अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो एक चीज आपको 1916 में क्या होता है? लखनऊ पैक होता है, ये आपको पता होगा, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दर और गरम दर एक साथ आते हैं, साथ में मुस्लिम लीग आता है। अगर तीनों एक साथ हैं तो हो सकता है कि एक अखिल भारतीय संघर्ष साबित हो। और तीनों चूंकि एक साथ हैं तो हम मान सकते हैं कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। साथ में गांधी जी भी यहाँ पे एक्टिव भूमिका निभाए थे। तो यहाँ ये हम लोग के नॉलेज का यूज करके हमको पता चल गया कि हाँ, ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। अगर किसी को बुक में पढ़े हो याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लॉजिक लगा के आंसर जान सकते हो। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही कथन आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण की से संबंधित है? वित्तीय वार्षिक विवरण, ठीक है, कुछ वित्तीय बता रहे हैं। वित्तीय का मतलब कुछ फाइनेंस से हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो 110 के आसपास जो वित्तीय विधेयक के आसपास क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिसको फाइनेंस बिल, ठीक है, मनी बिल कहा जाता है, मनी बिल या वित्तीय विधेयक। ठीक है, तो उसके आसपास तो 110 के आसपास होगा। तो यहाँ पे सबसे आसपास कौन सा दिख रहा है? 112। अगर किसी को याद नहीं है तो ऐसे आप जा सकते हो। और दूसरा भी आपको पता है, ये जो
72 अनुच्छेद है वो किसकी बात करता है? क्षमादान की बात करता है। राष्ट्रपति के पास पावर रहता है, शक्ति रहता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक शक्ति रहता है, जिसका जो पावर कहाँ से? अनुच्छेद 72 से। अनुच्छेद 88 ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। किसको? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? या फिर हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। ये क्या होता है? सरकार का लॉयर होता है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार का पक्ष जो रखता है वो कौन रहता है? अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2। 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसको हम लोग आमतौर के भाषा में क्या बोल देते हैं? बजट। जो हम लोग बजट बोलते हैं उसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिलोसॉफी से आया है। निम्न में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? चलो, हमारे जो दर्शन शास्त्र में एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। आस्तिक क्या है? जो वेदों का प्रमाण को मानते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते हैं। तो जो वेद के अथॉरिटी को ज्ञान के लिए, सर्वोच्च ज्ञान के लिए मानते हैं, वो आस्तिक हो गए। जो नहीं मानते वो नास्तिक हो गए। तो वेदों को के जो अथॉरिटी है उसको नेगेट कौन कौन करते हैं? एक हम लोग जानते हैं बौद्ध, जैन, चारवाक, आजीविकास। ये 4 हैं अपने पास जो कि वेद के वेद को अथॉरिटी के रूप में, ज्ञान का स्रोत नहीं मानते। दूसरा, आस्तिक में आपके क्या आ जाएंगे? आस्तिक में हमारे 6 दर्शन आते हैं। 6 दर्शन में आप लोग को कौन कौन से आते हैं? तो सांख्य हो गया, योग हो गया, न्याय हो गया, और क्या है? मीमांसा और वेदांता। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर है बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार करें। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। हाँ, होता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उनका चुनाव कैसा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। हाँ। क्या इसमें इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या इसमें नॉमिनेट मेंबर भी होते हैं? जो राष्ट्रपति जो नामांकन करता है वो होते हैं क्या? हाँ, इसमें होते हैं। दोनों के दोनों होते हैं। जब राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होगा तो क्या नॉमिनेट मेंबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए, बेसिक चीज है। ये दोनों सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीन से वायुमंडल के सिर तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को नापने के लिए कौन सा यूनिट? या आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो एक बात देख लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम उपयुक्त में से कोई नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है ना। अब ओजोन इकाई, थॉम्सन इकाई और डॉप्सन इकाई। ठीक है, आपको ओजोन इकाई अगर कुछ होता तो याद रहता, आप ऐसे एलिमिनेट करते हैं। अगर आप 50-50 में पहुंच गए। थॉम्सन थॉम्सन कोई जे जे थॉमस कुछ चार्ज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये मास और चार्ज के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो ये नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या है कि डॉप्सन पे जा सकते हैं। और ऐसे जिसको पता है तो आंसर तो यही होगा, डॉप्सन इकाई, जिसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं ओजोन के लेयर को। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और उसमें कब से कब तक स्टार्ट होता है? क्या 13वीं पंचवर्षीय योजना सुने हैं क्या? ठीक है, नहीं, जनरली नहीं सुने हैं। क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है
2015 में, और वो होता है प्लानिंग कमीशन, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाया था उसको स्टक डाउन या फिर खत्म करके नीति आयोग बनाया जाता है। तो अगर इसमें देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रहता है प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, योजना आयोग का। तो ये कब से कब तक चलता है? 2012 से 2017 के बीच। आगे, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके किसके द्वारा हुआ है? चलो, एक एक आइलैंड है, ठीक है ना, एक द्वीप है। अगर किसी को पता होगा, अगर माजुली माजुली फिल्म फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अगर करंट अफेयर में किसी को पता होगा, या तो फिर प्राइम मिनिस्टर जी उसको एक भी विजिट करने गए थे जब असम गए थे। और एक इम्पोर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव, करंट अफेयर में भी था कि उसको एक डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया है। तो ये माजुली द्वीप समूह कहाँ पे है? और हमेशा न्यूज में रहता है जब बाढ़ वाढ़ आता है। तो ये है महापुत्र महा महापुत्र ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे जो हमारे हैं, और ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे असम में पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा होगा, मध्यकालीन युग में सराइस, सराइस मतलब सराय, सराय का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? सराय का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि कहीं पे रहने का स्थान, ठीक है ना, सराय, कालू सराय, बेगम सराय, ठीक है। अगर दिल्ली में जाओगे तो बहुत सारे सराय हैं, ठीक है। और उसका काम क्या रहता है कि जब शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी क्या बनाता है? ग्रांड ट्रंक रोड बनाता है। तो वो क्या बनाया रहता है? बहुत सारे सराय बनाया रहता है। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से? आपका पाकिस्तान से स्टार्ट होके ढाका में जाके खत्म होता था, ठीक है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे सराय बनाया हुआ था। तो सराय का वो स्थान होता है जिसमें एक ऐसा स्थान होता है जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को, व्यापारी को अस्थायी आवास प्रवास अस्थायी आवास प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सराय नाम से ही आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। चंद्रयान 3 जो सफल प्रशिक्षण हुआ, उसकी सत्य क्या है उसको बताना है। चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। बिल्कुल, चंद्रयान 2 में जो फेल हुआ था, इसी कारण फेल हो गए थे क्योंकि हम लोग का विक्रम और प्रज्ञा, ठीक है, तो वो उतर नहीं पाए थे। हम लोग का जो रोवर है नहीं उतर पाया था, तो उसको उसको उस असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए चंद्रयान 3 जोड़ा गया, और ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा, इसको प्रस, इसको प्रक्षेपित करने के लिए जो यान यान यूज किया गया है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। ये किया गया था, आपको पता होगा बहुत बार। इसको जी जिसको GSLV Mark 3 भी बोलते हैं, ठीक है। और अनऑफिशियल रूप से जब भी लॉन्च खत्म हुआ था, इसका नाम भी आपको निक नेम भी पता चल गया था, क्या था? बाहुबली, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एक टाइमलाइन बेसिस पे एक क्वेश्चन आता ही है, और इस टाइमलाइन में देखेंगे तो एक मोर्ले मिंटो सुधार ये कब हुआ था? मिंटो कम्युनल अकॉर्ड, जो सांप्रदायिकता के जनक भी माना जाता है, ठीक है, 1909 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले, तो 1930 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उनमें 11 सूत्रीय मांगे थे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि CDM जो गांधी गांधी मार्च है, ठीक है, दांडी मार्च, वो उसको रोका जाता है और समझौता होता है। एरविन और गांधी, एरविन उतना टाइम सेक्रेटरी ऑफ वाइसरॉय थे,
ठीक है, उनके बीच में, तो 1930। और उसके बाद गांधी और कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम आता है। और ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, आपको पता है ये 1919 में होता है। तो सही ऑर्डर में क्या होगा, पहले 1919 का होगा, फिर 1909 का पहले होगा, फिर 1919 होगा, उसके बाद होगा 1930, उसके बाद लास्ट में होगा अगस्त अफर। तो अब हमारे पास कौन सा है टाइमलाइन में, ऑप्शन सी है, पहले मोर्ले मिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः लैंग के परमाणु से बने होते हैं। ये तो साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, ये कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट और हीरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन, विचार करें, निम्न प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ठीक है, एक ऑक्टेन रेटिंग साइंस के अंदर पढ़ोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या, प्लास्टिक कचरे से भी हम लोग ईंधन बना रहे हैं, हाँ ठीक है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है, इसी कारण ऑक्टेन रेटिंग भी कम होती है। ठीक है, एक बेसिक साइंस है, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कठिन है जो साइंस के विद्यार्थी नहीं है। ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी, विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑक्टेन नंबर का और जो कैलोरी कंबशन का संपीड़नता का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि इसमें कम होती है तो ये अधिक होती है, नहीं, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। तो केवल, सॉरी सॉरी, ऑक्टेन नंबर है, ऑक्टेन नंबर नहीं, ऑक्टेन नंबर में दोनों के दोनों अपोजिट होंगे, सीटेन नंबर में अपोजिट होता है। तो ये साइंस का है। और दूसरा तो गलत है, पहला पहला दोनों अपोजिट होता है तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, दूसरा भी गलत हो, पहला भी गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। ठीक है, साइंस में तो पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, ये तो बेसिक है आपका, हिमालय को देखते हैं तो ट्रांस हिमालय रहता है, ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय, और लास्ट में होता है आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय या फिर बाहरी जो श्रृंखला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाद्री हिमाचल, और लास्ट में क्या होता है, हिमाचल होता है, हिमाद्री, हिमाद्री हिमाचल, और नीचे का को बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसरो के बारे में है, यह चरम क्या एक्सपोसेट के बारे में, ये बहुत सारा न्यूज में था। अगर इसरो के बारे में अगर जानते हो कि इसरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक नया जो चीज़ करता है वो एग्जाम में आने के पॉसिबिलिटी रहता है। यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्स रे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करता है। हाँ भैया, अगर नहीं भी पता होगा तो खगोलीय स्रोतों की अध्ययन के लिए ही तो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं। ठीक है, दूसरा, यह भारत भारत का पहला समर्पित पोलरिमेट्री मिशन है। हाँ, इसी कारण सबसे ज्यादा न्यूज में था। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर पढ़े होंगे तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। पहला तो सही नजर आ रहा है, और दूसरा का, ठीक है, लोअर कक्षा में लेके जा रहा है बोल के आप यहाँ पे 50-50 गेम खेल सकते हो। और दोनों थोड़ा साइंटिफिक जो रहता है जिसका, तो जनरली कई बार वो सही होता है, तो इसका आंसर दोनों के दोनों सही है। स्कर्वी एक बीमारी है, ये तो क्लास 6 में पढ़ते हैं, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है।
विटामिन बी के कारण होता है बेरी बेरी, ठीक है, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलो ठीक है, इसका गठन 1885 में हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ, ठीक है ना। कौन किया? ए ओ ह्यूम किया, ठीक है ना, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। उसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, हाँ, योमेश चंद्र बनर्जी, ये दोनों सही होगा। फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ठीक है ना, ये उनका निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कौन क्यों है? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर का थीम के हिसाब से जो पहली महिला है, फर्स्ट महिला, इस बार भी और एक भी क्वेश्चन में आया है, फर्स्ट वुमन्स जो कुछ इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं, और इनका नाम आपको याद करके भी रखना है हमेशा, ठीक है, ताकि मेंस में आप लिख सकते हो, जो महिला सशक्तिकरण कहीं पे भी आता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नहीं, इनका नाम क्या है? विजेंद्री पाल है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ रही थी, क्या विजेंद्री पाल है? तो नहीं है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो कौन है? पहले प्रथम महिला मंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ये कौन है? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अभी एक न्यायाधीश जो बनने वाली है, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है, उनका नाम आपको बताना है, कमेंट पे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक, इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक बेसिक फार्मूला वाइज क्वेश्चन 4-5 टन पूछ दिया है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय आय क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? सब्सिडीज को क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि माइनस करते हैं? जिस जो भी सब्सिडीज है, सब्सिडीज को जनरली हम लोग जोड़ते हैं, और अप्रत्यक्ष टैक्स को, सब्सिडी को जोड़ते हैं और अप्रत्यक्ष टैक्स को घटाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे है? हाँ यही है, सब्सिडी को, वो भी कहाँ पे? बाजार मूल्य पर, ठीक है ना। मूल 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 मूल्य पे नहीं होता, बाजार मूल्य पे होता है। ये 2015 के आसपास में चेंज किया गया था, मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी का हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर देते थे। इसी में ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बाजार मूल्य पर, ठीक है ना, और ये एनएनपी होता है, एनएनपी, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, जीडीपी और एनएनपी में क्या डिफरेंस है, ठीक। और तो आंसर हो जाएगा बी। जापान ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब बैडमिंटन किसने जीता? ठीक है ना, अभी ओलंपिक में भी इन्होंने जीता है, और इसका लास्ट टाइम भी जो हमारे सेमीफाइनल में अपना जो सेन है, ठीक, तो उनके साथ हुआ है, लक्ष्य सेन के साथ, लक्ष्य सेन के साथ सेमीफाइनल हमने हारा था, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? विक्टर एक्जेल्सन, ठीक, ये सही उत्तर है। अभी भी उन्होंने ही गोल्ड मेडल लिया है, गोल्ड मेडल भी ओलंपिक में इन्हीं ने लिया है। हम बाहर हो गए, हमको एक उम्मीद थी कि बैडमिंटन में एक गोल्ड आए, लेकिन नहीं आ पाया। भारत छोड़ो आंदोलन एकदम इजी क्वेश्चन, कब शुरुआत हुआ था? 1942 में, ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। जैन दर्शन के संबंध में, चलो जैन दर्शन के संबंध, ये अनेकांतवाद और शायदवाद, हाँ यार दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद है, अलग अलग सत्य हो सकते हैं, और शायदवाद है, हाँ हर चीज में शंका कर सकते हैं। देर इज नो अल्टीमेट वन ट्रूथ। अनेकवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, हाँ होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है, उसे गुण कहलाते हैं। बेसिक सा चीज है, अगर जैन दर्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया, लेकिन थोड़ा सा अंदर पूछा है, ठीक है, जनरल नहीं पढ़ते इतना। तो इसका दोनों सही है। नेक्स्ट, कथन में सही विकल्प डालो। पृथ्वी की सतह बैगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। नहीं, परा बैगनी किरण आती है, उसको हम कौन ओजोन रिफ्लेक्ट करता है, कौन, ठीक है। और ये जो है, यहाँ से इंफ्रारेड निकलता है,
ठीक है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय, उष्मीय किरणें निकलती है, तो पहला गलत हो गया। बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग एक चौथाई को प्रतिबिंबित करते हैं। हाँ बिल्कुल, 1/4 को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो केवल दो सही होगा इनका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार अभी पढ़े थे, आर्टिकल 88 में कौन थे? कौन थे भारत के? इनको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल थे या फिर महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, गलत है ये नहीं होते, ये भी नहीं होते कि ये तो कैग हो गए, ये भी नहीं होते, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, निम्न से सही विकल्प चुनें। पानी की बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति, पलवल मुक्त तैरने वाले शैवाल अधिक वृद्धि के कारण बनते हैं। यस, इसको क्या बोलते हैं? शैवाल प्रस्टूफन, एल्गी ब्लूम बोलते हैं। हाँ सही है। बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व जो हमारा, जो हम लोग देखे होंगे, हम लोग एक पॉन्ड में अगर पानी, अगर पूरा घर का पूरा पानी जा रहा है और कहीं पे तालाब है, तो उसके ऊपर जो काई बन जाता है, ठीक है ना, हाँ, वो उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण बहुत ज्यादा जल्दी से बैक्टीरिया ग्रो कर लेता है। एल्गलो ब्लूम या फिर शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। हाँ, अब ये जो न्यूट्रिएंट है वो अपने आप को अपघटन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का यूज कर देगा, तो उसमें उसका पानी का जो क्षमता है किसी को तोड़ने का, वो कम हो जाएगा, और उसके कारण अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या है, मछली की मृत्यु दर में गिरावट के कारण भी बनता है। हाँ, गिरावट के कारण भी बन सकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संगमा संगमा सालूब तुलूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक जगह है जहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन पूछता है, और तुलुक जो उसमें जो आप जानते हैं सबसे बड़ा किंग, ठीक है, वन ऑफ द सबसे बड़ा किंग जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे तो कृष्ण देव राय जो थे वो विजयनगर के थे, और तुलुक राजवंश से थे, तो ये विजयनगर के अराउंड के राजवंश हैं। भूगोल भौतिकी में जो नोबेल प्राइज जो मिला है, ठीक है ना, जिसको जानते हैं वो तुरंत बता सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भूगोल में नोबेल पुरस्कार, प्रौद्योगिक विधि में जो पदार्थ में नाइट्रोजन गतिशीलता के बारे में, ठीक है, प्रौद्योगिकी विधि का जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है। हाँ, प्रकाश ऑटो सेकंड कंपन के लिए ही मिला गया था, तो ये जिसको याद है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको याद नहीं है उसके लिए शायद बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद एक, हाँ फिर से बोला था, एक पहली महिला अधिकारी कौन है जो CISF के महानिर्देशक बनती हैं, ठीक है। अब आपके सामने नैना सिंह है, फातिमा वसीम है, शिव चौहान है, तो कौन हो सकते हैं? शिव चौहान का नाम सुने होंगे, ये आर्मी ऑफिसर है जो सबसे पहले सियाचिन में तैनात किए गए हैं, और फातिमा वासिम भी, ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट करने वाली ये पहली महिला थी, और ये पहली मेडिकल ऑफिसर थी, आर्मी ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर।
तो ये जो CISF के जो महानिदेशक जो बनती हैं वो कौन बनती हैं? नैना सिंह बनती हैं। भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। हाँ, देखेंगे भारत का अगर नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे है अरावली, ठीक है, अरावली रेंज यहाँ पे गिर की तरह, तो यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, रेगिस्तान मिलेगा, भारतीय रेगिस्तान। दूसरा, बहुत कम वर्षा होती है, हाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको रेगिस्तान बन जाता है, तो इस क्षेत्र में कम होती है। लूनी एक रिवर है, एकमात्र बड़ी रिवर है, बिल्कुल एक लूनी रिवर है जो रेगिस्तान में बहती है, और ये रन अप कच्छ, यहाँ पे रन अप कच्छ है, वहां तक भी पहुंच नहीं पाती, तो उपयुक्त सही हो जाएगा सब। निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला वैसर शैली का उदाहरण है? मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राम मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था। तो मंदिर दो टाइप के होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, एक है नागरा स्टाइल और एक द्रविड़ स्टाइल। उत्तर भारत में नागरा स्टाइल का बनता है बहुत ज्यादा, दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल बनता है, और दोनों का जो मध्य भारत में दोनों के मिश्रित बनते हैं, जिसको वेसर स्टाइल बोला जाता है। और ये अयोध्या मंदिर तो नागर स्टाइल है, ठीक है। कदरिया महादेव मंदिर हो सकता है, लेकिन ये होए होयसलेश्वर मंदिर है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में भी अभी हम लोग को मिला गया। यूनेस्को का हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 बना था, 42वां बना था। यूपीएससी में भी इस बार 2 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सा अभी एक 43वां एक बना है, उसका नाम बताओ, कमेंट में लिखना कौन सा है। उससे पहले 41वां किसको मिला था? 41वां शांति निकेतन, जो यूपीएससी का क्वेश्चन है, इस साल आया था। उसके 40वां कौन सा था? ये भी लास्ट ईयर यूपीएससी में आया था, धोलावीरा, ठीक है। 39वां कौन सा था? ये भी है रामप्पा, जो हैदराबाद में शिव मंदिर है। तो यूनेस्को आपको पता रहना चाहिए, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसमें सांस्कृतिक नेशनलिज्म, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर में हर एक कोई भी कुछ भी चीज जो नेशनल इंपॉर्टेंट है इसके, या फिर जिसको प्रसिद्धि मिलती है, वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है ना। ये आपके दिमाग पर रहना चाहिए, और यूनेस्को तो आपको पता ही रहना चाहिए। हो सके तो मैं एक बार एक वीडियो भी बना दूंगा इसमें, आपको पता रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। काट कर जलाने वाले कृषि को झूम कृषि कहते हैं, कहाँ पे जनरली प्रचलित होता है? पश्चिमी तट पे नहीं, जनरली वहां पे प्लेन इलाका भी नहीं है, वेस्टर्न घाट है पूरा, और ऊपर में तो रेगिस्तान है। उत्तर पश्चिमी राज्य में प्रचलित होते हैं, उत्तर पश्चिमी राज्य में नहीं, यहाँ पे भी उतना नहीं, ये होता है उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित होता है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आया इस बार। नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई, ठीक है ना, से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीप पठार को कहा जाता है। हाँ, ठीक है, हाँ इतना तो होता है 150 से ऊपर, ठीक है ना, और 900 के 600 से 900 से नीचे, क्योंकि उसके ऊपर वाल को हम लोग हिल बोल देते हैं, माउंटेन हिल के आसपास आ जाते हैं, तो इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। वो भी त्रिभुज है, देखो ये पूरा हो जाएगा यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक, ये हो गया प्रायद्वीपीय का पठार, ये प्रायद्वीपीय हो गया, और यहाँ पर आपको पठार मिल जाएंगे। उत्तर पश्चिम में दिल्ली वर्तमान, हाँ उत्तर पश्चिम में ये दिल्ली रेंज, जिसको अरावली, यहाँ से अरावली से दिल्ली रेंज से स्टार्ट होता है। पूर्व में ये राजमहल हिल है, ठीक है, राजमहल हिल। छोटा नागपुर का पठार यहाँ से है, ठीक है ना। दक्षिण में कोरोमंडल तक है, बिल्कुल है यहाँ तक पूरा, वहां पे है।
दोनों सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक। एयर इंडिया, एयर इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट एजूर ने, ठीक है, ओपन एआई जो सर्विस है उसका जो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। सीरी, सीरी तो आपको पता है जो एप्पल प्रोडक्ट यूज करता है, सीरी से वाकिफ होगा। आपका ऑडियो बोलोगे और वो अपना विचार देते हैं। विस्तारा, विस्तारा एयर इंडिया के टाटा ग्रुप ने में कुछ स्टेक एक्वायर किया था उसके लिए। तो ये आंसर हो जाएगा, महाराजा हो जाएगा। ठीक, ये सबसे फंडामेंटल, सबसे इजी क्वेश्चन। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? 28 राज्य है, 8 संघ शासित प्रदेश है। हाँ, ये तो है, बेसिक फैक्ट है। भारत, हाँ, भारत का जो प्रियम्बल है, ठीक है ना, उसमें प्रस्तावना में क्या बताया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संसदीय व्यवस्था का सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र है। हाँ, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ये तो बेसिक है, इतना बेसिक तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो समझो कि बहुत बड़ा गैप है आपके नॉलेज में। संगीत, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव, फिर से यूनेस्को का क्वेश्चन आ गया। यूनेस्को का 5 क्वेश्चन आया है लगता है। ठीक है, 3, 2 यूपीएससी में, 3 के आसपास इधर सीजीपीएससी में। ठीक है, संगीत श्रेणी किस शहर को में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है? ठीक है, कौन सा? जो ग्वालियर घराना है उसको जोड़ा गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय, बताओ कैबिनेट सचिवालय किसके अंदर आएगा? कैबिनेट का जो हेड है, ब्यूरोक्रेट, तो संभालने के लिए भाई किसके अंदर काम करेगा? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? नहीं भैया, ये एग्जीक्यूटिव है। किसके अंडर काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। पहला तो गलत हो गया। सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य कैबिनेट सचिव होता है। हाँ। जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। बिल्कुल। तो दोनों, केवल सेकंड सही होगा, पहला नहीं होगा। तीसरा, जहरीले गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेषक रूपांतरणों में निम्न में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेषण के रूप में किया जाता है? बताओ, बहुत जटिल क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। चलो पहला ट्रिक अपनाते हैं, चलो इसको हटा देखते हैं। अपने पास 3 है, चलो 3 में से आंसर सही होगा तो देखते हैं। सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होता है। ठीक है ना, उसको कैसे करके खत्म किया जाएगा? जहरीली गैस को भी ओपन में रहता है, ये भी ओपन में आ जाएगा तो जल जाएगा, तो नहीं होगा। अगर थोरियम का ऐसा कुछ होता तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर लिए रहते हैं, बहुत सारा अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आ जाते, क्योंकि थोरियम का सबसे बड़ा जो भंडार हमारे भारत में ही है, तो ये भी नहीं होगा। तो मैं जाऊंगा, अगर मेरे को पता नहीं है, रोडियम। और आंसर भी रोडियम है, और अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है। ठीक है ना, अगले साल भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। ये क्या होता है? जो दुर्लभ, दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, पृथ्वी के तत्व हैं, जो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी व्हीकल, ईवी या फिर सेमीकंडक्टर जो चिप बनाने में, ऐसे रेयर अर्थ का, मेटल का बहुत ज्यादा यूज है। जो जो सबसे ज्यादा चाइना उत्पादन करता है। क्या? कौन? चाइना। अभी बहुत ज्यादा डोमिनेंस करके रखा है पूरा सप्लाई चेन को। ठीक है, इसी कारण हमारे ईवी में भी बहुत सारा जो पार्ट है वो चाइना से ही आ रहा है। निम्न किस हार्मोन्स का प्रयोग गलत तरीके के जानवर में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए और सब्जी जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? ये अगर आपको पता होगा तो एक जो हार्मोन्स है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया गया है, ठीक है, वो है। अगर किसी को ये न्यूज़ पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो थायरोक्सिन, ये थायराइड जिसको प्रॉब्लम होता है उसके लिए जो हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन होता है। शुमुलिन, ये क्या है कि इंसुलिन के लिए यूज का होता है। इंसुलिन जिसको डायबिटिक होता है उसके लिए हम लोग यह यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली
पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखो भैया, जहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना प्लानिंग कमीशन पहला, और पहले बड़े बड़े बांध बनाए थे, ठीक है ना। तो बेसिक अगर पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, हीराकुंड नहीं भैया, वो बाद में बनाया। भाखड़ा नंगल भी पहला पावर बना था, लेकिन जिसको हम लोग ने बनाया है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। भाखड़ा नंगल आपका पंजाब में, हीराकुंड आपको कहाँ मिल जाएगा, उड़ीसा में मिल जाएगा। अर्थशास्त्री को एक कोई अवार्ड मिलता है, ठीक है ना, नोबेल प्राइज अवार्ड मिलता है, ठीक है ना। कौन होगा, अभिजीत बनर्जी 2023 में नहीं, स्थिर स्थिर ड्रू डुफ्लो, नहीं नहीं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इसको 2019 में मिला था, ठीक है ना। गरीबी को कम करने के लिए जो उन्होंने थ्योरी दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउडियन गोल्डिन। लक्षद्वीप समूह के बारे में है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है, बिल्कुल छोटे से कोरल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इसे लेकाडेविक, मिनिकॉय, एम एमे द्वीप के नाम से जाना जाता है। जाना जाता होगा क्योंकि आज भी ये स्थान तो ऐसे ही है ना, ठीक है। बाद में उसका नाम लक्षद्वीप रखा गया होगा, ठीक है। आज तो है तो जाना जाता हो सकता है। दूसरा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में स्थित है। अरे भैया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ये आपका कोंकण है, ये कनारा है, कोरोमंडल नहीं है। ये कोरोमंडल तो इधर है, कनारा है। और ये है क्या है, मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भारत, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग आते हैं और सैन्य सम करते हैं। तो यहाँ पे है, ये मालाबार एरिया बोला जाता है, और यहाँ से है, पास में है, तमिलनाडु के के पास नहीं है भैया। देखो, इधर कर्नाटका हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, तमिलनाडु तो इस साइड है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। केवल एक और दो होगा। बौद्ध दर्शन फिर से आया। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पढ़ लो बार बार, ठीक है ना। यूपीएससी से जीपीएससी, उसमें पूरा के पूरा ही क्वेश्चन रहते हैं। हम्म। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से मिलता है। हाँ भैया, उनके शिक्षाओं से ही मिलेगा। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्या को उलझाने के बजाय मानवीय कष्टों की मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने की, यही तो है सोशल रिवॉल्यूशन कहा जाता था। सामाजिक क्रांति लेके आ गई थी। वो बोला था कि ये वो भगवान सोल वोल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। जब कोई पूछता था कि सोल के बारे में, भगवान के बारे में, वो शांत रह जाते थे। वो बोलते थे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बताओ, तो मानवीय कष्ट के बारे में बताते थे। मुक्ति के लिए उन्होंने नैतिक जीवन के सिद्धांत दिया है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएगा। नाम मात्र जीडीपी, ठीक है भैया, नॉमिनल जीटीपी, नॉमिनल जीडीपी। एक रियल जीडीपी होता है और एक नॉमिनल जीडीपी होता है। रियल जीडीपी, ठीक है ना, जो रियल जीडीपी होता है वो आपके होता है, हाँ, स्थिर प्राइस पे होता है। लेकिन जो नाम मात्र का जीडीपी होता है, जो बाजार जैसे चलता है उसके नाम पे वो वैसे ही वो चलता है। तो जीडीपी का मूल्यांकन, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बाजार की कीमतों के आधार पे जो मूल्यांकन किया जाता है उसको नाम मात्र जीडीपी बोलते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा बेसिक क्वेश्चन दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था, थोड़ा सा नैरो लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बैकवर्ड थिंकिंग लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी नहीं भैया, फॉरवर्ड थिंकिंग वाले आदमी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो एकीकृत करते हैं, ठीक है ना, सबके लिए भी है ये। दयानंद सरस्वती जी हैं जो सोशल रिफॉर्मर हैं, तो उन्होंने भारत भारतीयों के लिए कहा वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, तो दयानंद सरस्वती जी होंगे। गरबा नृत्य फिर से यूनेस्को का, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा राज्य से संबंधित है, एवरीवन नोस, गुजरात। बड़ा प्यार हो गया है गुजरात से। धावन सोडा, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है। ये कार्बोनेट है, कुछ कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट नहीं, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये हटाते हैं।
तो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो हम लोग जो वॉशिंग सोडा हम लोग जो यूज करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट का होता है। हाँ, सबसे इजी क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हो गया भैया? अगर इसको भी नहीं पता है, ठीक है ना, तो एग्जाम क्या देना है यार, छोड़ो। तो ये है 15 अगस्त 1950, नहीं भैया, 15 अगस्त 1947 को आजाद होते हैं, इसको हटाते हैं। अब कोई बोलेगा 26 नवंबर 1949, दूसरा बोलेगा 26 जनवरी 1950, बताओ क्या है? कुछ कुछ तो लागू हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है ना। हमने अब हम कई जने यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमारे संविधान में तो 26 नवंबर 1949 को लिखा गया है, लेकिन पूर्ण रूप से जो हम लोग संविधान को लागू करते हैं, ठीक है ना, वो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध, अरे भैया डेट कौन याद करेगा, बताओ। 1700 इतना 89। देखो भैया, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? हमको क्या, एक तो डेट याद रखना पड़ेगा, 1757, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बैटल ऑफ पलासी होता है, यहाँ से ब्रिटिश लोग अपना शासन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब 1700 फिर 65 हो गया, 1761 हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? 50%, अगर नहीं पता होगा तो ज़्यादा डेट वेट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो 50% तुक्का लगा सकते हो यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा 1761, ठीक है ना। देवप्रयाग, अलकनंदा और कौन से नदी का संगम स्थल है? चलो, देवप्रयाग कौन है? भगवान शिव जी की जटाओं से, ठीक है ना, जो हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरी है, देवप्रयाग में आके मिलते हैं। एक साइड अलकनंदा होती है, तो दूसरा कौन किसको लेके आते हैं? भागीरथी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। मध्य भारत की मीनारों के बारे में विचार कीजिए। चलो, मीनारों के बारे में बताते हैं। तो सबसे बड़ा मीनार कौन सा नजर आता है हम लोग को? कुतुब मीनार दिखता है भारत में, लेकिन यहाँ पे तो 121 फीट दिख रहा है। कौन सा मीनार? चांद मीनार, जो हैदराबाद में है। उससे भी छोटा होगा कुतुब मीनार? नहीं यार, नहीं है, ठीक है। और 13वीं सदी, हाँ बनाते हैं भैया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करता है, इल्तुतमिश खत्म करता है। 180 फीट थोड़ा कम लग रहा है, 180 फीट कम लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 221 फीट इसका चार मीनार, ये कम लग रहा है। होगा लगभग, इससे तो बड़ा ही होगा, अगर ये सही होगा तो इससे बड़ा होगा, तो 240 फीट के आसपास है, ठीक है। और तो ये गलत हो जाएगा, ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है, बट पता नहीं। आंसर भी सही है, ओनली टू है। अब क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था, अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी बनाया था, तो बहुत सारे न्यूज में थे, लंबे लंबे मीनारें। तो ये बताओ कि कितना है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, जो कितना फीट है? ऑप्शन दे दूं? 400 फीट, 300 फीट, 400 फीट के अराउंड, 500 फीट के अराउंड, 600 फीट के अराउंड। बताओ कितना फीट के अराउंड होगा, ठीक। आप उसमें आंसर लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, ठीक है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ऐसा कौन सा इनकम होता है जो पूरा टैक्स देने के बाद, जितना भी भुगतान करने के बाद जो तुम्हारे पास पैसा बचता है ना, उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। इसी से हम लोग क्या, नहीं, परचेसिंग पावर कितना है तुम्हारे पास, या तो फिर इससे आपको क्या समझ में आता है, आपके पास सेविंग कितना हुआ पता चलता है, क्योंकि जितना पैसा आप भुगतान कर दोगे आय के रूप में, और जितना बचेगा, ठीक है ना, गैर आय के रूप में जो भी है, तो व्यक्तिगत कर भुगतान करेंगे, और गैर कर भुगतान करने के बाद जो बचेगा आपके पास, वो होगा आपका डिस्पोजेबल इनकम होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया।
बताओ कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस तरीके से छत्तीसगढ़ का कंप्लीट करना है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर लाइक करेंगे तो हम बना देंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।